ओके चलो स्टार्ट करो। ओके थैंक यू सो मच। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तीन एक्सेलरेशन अपने को समझना है और कंसेप्चुअली समझना है कि क्या है एग्जैक्टली क्या है। ये लास्ट लेक्चर में अपने अल्फा पढ़ा था। व्हाट इज अल्फा? क्या नाम था उसका? एंगुलर एक्सेलरेशन। कहने से अल्फा का मैंने फॉर्मूला लिखा था फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये सब अपन ने लास्ट टाइम डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं इसमें आपको ध्यान में क्या रखना पता है? इसका रोल क्या है, किस रोल में आता है और इसका इंपॉर्टेंस कितना है। मैं तेरे से जो बात करूंगा ध्यान से तुम लोग सुनोगे ना, इसके सारे एमसीक्यूज तुमसे हो जाएंगे अपने आप। सिर्फ सुनते हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या होने में? ओनली चेंज द डायरेक्शन, ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करेगा, उसके वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये सर्कल है बराबर। अब अच्छा ऐसे समझते, देखो ऐसे समझते हैं, अगर मेरे को सर्कल ड्रॉ करना है तो मेरे पास कितने ऑप्शन है? मैं एकदम फास्ट ड्रॉ कर सकता हूं या मैं स्लो ड्रॉ कर सकता हूं। अल्टीमेटली सर्कल ही ड्रॉ होगा ना, अरे यस और नो। तो अब मेरे को सबसे एक इंपॉर्टेंट बात करना है आपसे कि सर्कल ड्रॉ करने के लिए व्हाट इज रिक्वायरमेंट। सर्कल ड्रॉ करने के लिए मुझे हर मोमेंट पे मेरे हाथ को देख, मेरे हाथ का डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है। अभी कितना फास्ट कितना स्लो वो नहीं मैटर करता है, क्या मेरे हर पॉइंट पे मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर आपको सर्कल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको सर्कल में रिवॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अब वो डायरेक्शन स्लो करो फास्ट करो वो मैटर नहीं करता है, जब तक तू डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तब तक तेरा सर्कल ही नहीं बनेगा। यस और नो? तो सर्कुलर मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डायरेक्शन चेंज होगा तो सर्कल बनेगा, अदरवाइज सर्कल नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे तुमसे एक सिंपल बात करने आया हूं कि भाई इसका रोल क्या है। बोलने का सर जो पार्टिकल है ना, जो पार्टिकल जो सर्कल पे घूम रहा है उसके हर मोमेंट पे उसका डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है? उसके स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रोल डायरेक्शन चेंज करता है कि मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है? सर व्हाट इज मैग्नीट्यूड? अरे मैग्नीट्यूड मतलब वो 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? सर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि हम लोग नंबर के साथ साथ उसके यूनिट की बात कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा हूं, क्या मैंने उसके स्पीड को चेंज किया? ये बोलता है मैं स्पीड को चेंज, मैं क्या चेंज कर रहा हूं? तो ये मैग्नीट्यूड को टच भी नहीं करता है। तो पहला तुमको समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंस है क्या? मतलब इसके रहने से सर्कुलर मोशन को कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर ये नहीं रहेगा ना तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। मतलब सबसे मेन इंसान है सर्कुलर मोशन के लिए, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? 100%। 100% है। अगर ये नहीं रहेगा सर्कुलर मोशन नहीं होने वाला है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसको दिखाए कैसे? ये देख, ये देखिए तेरा पार्टिकल है, मान ले तेरा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ये क्या है सर? ये एरो क्या है? ये पार्टिकल का क्या है? अब तू ध्यान से देख, इसको हमेशा सर्कल में रखने वाला इंसान कौन है? देख, तो ये AC किधर होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां पे होगा? टुवर्ड्स सेंटर। तो बोलो AC का डायरेक्शन कहां पे? AC का डायरेक्शन कहां पे? तो डायरेक्शन ऑफ AC along radius towards center। AC का फॉर्मूला B ओमेगा R ओमेगा स्क्वायर
या और क्या लिख सकता हूं मैं इसको, अरे ये देखना एक फॉर्मूला ना v इक्वल टू आर ओमेगा यार, और क्या लिख सकते हैं हम लोग v स्क्वायर बाय आर, ये भी एक फॉर्मूला है। एनी क्वेरी सोबत रहे, एनी क्वेरी, एनी क्वेरी, कोई डाउट है? डोंट मगअप एनीथिंग, समझ के लिए लोड नहीं आएगा तेरे दिमाग पे। कोई डाउट यहां तक? ये पार्टिकल किधर रिवॉल्व कर रहा है? पार्टिकल सर्कमफरेंस पर रिवॉल्व कर रहा है, उसको डायरेक्शन को चेंज कौन कर रहा है? उसके मैग्नीट्यूड को टच भी नहीं करता है, मतलब मेरा लेना देना ही नहीं है मैग्नीट्यूड का, वो चेंज करने का डिपार्टमेंट किसी और का है। अब वो डिपार्टमेंट किसने लेके रखा है? वो डिपार्टमेंट लेके रखा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ने, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है, ये इसका एक नाम भूल गया मैं दिमाग से निकल गया, इसको हम लोग एक और नाम से प्रोनाउंस करते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। मैं पहले बोला जो भी तुमसे डिस्कस कर रहा हूं ये सब सीटी ओरिएंटेड डिस्कशन है, सब कुछ सीटी ओरिएंटेड, इतना तुम्हारी टेक्स्ट बुक में लिखा भी नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? चलो अभी इसके बाद अपन थोड़ा सा इसके ऊपर देखते हैं, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये क्या बता रहा है अपने को? रोल क्या है, मतलब काम क्या करता है? बोलेगा चेंज द मैग्नीट्यूड, या चेंज करता है, क्या चेंज करता है? मैग्नीट्यूड चेंज करता है। क्या का मैग्नीट्यूड चेंज करता है? 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल, उसको 20 मीटर पर सेकंड किया, 30 मीटर पर सेकंड किया, फिर कम किया, फिर ज्यादा किया, मतलब पार्टिकल के स्पीड को कंट्रोल कौन करता है? तो मतलब ये बात तो क्लियर हो गया। अच्छा इसका इंपॉर्टेंस कितना है? इसका इंपॉर्टेंस कितना है? इसका इंपॉर्टेंस वाला मतलब इनडायरेक्टली बोलूं, चलेगा वाला टाइप है, रहेगा तो भी ठीक, नहीं रहेगा तो भी ठीक। अब 100% कंपल्सरी कौन होना चाहिए? ये तो होना ही चाहिए। क्यों? अबे ये नहीं रहेगा तो सर्कल कैसे बनेगा? अरे यस और नो? ये मे और मे नॉट भी, इसका इंपॉर्टेंस कितना है? मे और मे नॉट, रहेगा तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, तो इसका मे और मे नॉट वाला सिचुएशन है। ये कोई डाउट है अब तक? एनी डाउट्स? ये देख, अगर 80 तेरे स्पीड के डायरेक्शन में आ गया, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। अगर तेरा 80 v के एंटी पैरेलल हो गया, स्पीड के एंटी पैरेलल हो गया, आपका स्पीड क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अगर मान ले 80 पिक्चर में है ही नहीं पिक्चर में, तो स्पीड बोलेगा मैं तो कांस्टेंट हूं। और जब तेरा v कांस्टेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब v तेरा चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझा? अच्छा ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपन इससे चेक कर लेते हैं। ये देख, ऐसे मैं ऐसे बना रहा हूं, सर्कल ऐसे बना रहा हूं समझाने के लिए। ये वर्टिकल सर्कल है, ये कौन सा सर्कल है? अगर मान ले यहां पे तेरा v है और तेरे को सपोर्ट में ही आ गया, कौन आ गया पिक्चर में? 80। अगर दोनों साथ में तो स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा? तो स्पीड अप हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगा। पर अगर ऐसा सिचुएशन आया जिसके अंदर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपका v है पर आपके v को ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे आपका स्पीड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका स्पीड कम हो जाएगा। अब 80 का डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज डायरेक्शन? टेंजेंट टू सर्कल, सर्कल के टैंजेंट है। यानी डाउट, टैंजेंट टू सर्कल बोल दो, ये टैंजेंट टू कर्व बोल दो, कुछ भी चलेगा। एनी क्वेरी गाइस? इंपॉर्टेंस बताओ। रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है। अच्छा रोल बताओ। किसका?
पार्टिकल जो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, डायरेक्शन चेंज कौन कर रहा है? फर्क समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? कुछ डाउट नहीं है? चलो इसको थोड़ा भी अपन और आगे लेके आते हैं और धीरे धीरे इसको इसमें सारी चीजें। अब इस AT का जो वेक्टर फॉर्म है ये है। एक मिनट, शायद से ना अल्फा क्रॉस आ रहा है। हाँ ठीक, ये देख कैसे, मैं तेको समझा दूँ। ये क्या है सर? ये R वेक्टर है। ये क्या है? सपोज V है। मान ले ऐसे कि आपका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? सेंस ऑफ रोटेशन मैंने ले लिया है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा ओके, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया और आपका ओमेगा कंटिन्यू बढ़ रहा है। ओमेगा बढ़ रहा है, कहने से ओमेगा बढ़ेगा तो आपका अल्फा क्या आने वाला है? पॉजिटिव। लास्ट लेक्चर में मैंने लिख के दिया था। बोल सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब कहां पे जाएगा? ऊपर जाएगा। तो थंब ऊपर जाएगा तो थीटा भी ऊपर है, ओमेगा भी ऊपर है, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है तो इसको फॉलो करेगा। अब तू ऐसे समझ, ऐसे इधर इधर खड़े रहे। पार्टिकल कैसे घूम रहा है? ऐसे। पार्टिकल कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, बराबर। ऐसे पकड़ के रख। ठीक है, अब देख, अभी अपने को वेक्टर आता है ना, आपको पहले 4 फिंगर को अल्फा पे रखना है। रखा। अब इनको कनेक्ट करने वाला एक आर भी है। ये देख ऐसे, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज वी वेक्टर, दिस इज अल्फा वेक्टर। 4 फिंगर अल्फा पे रख के आर की तरफ लेके जाना है। देख मैं भी देख 4 फिंगर को अल्फा पे रख के कहां पे लेके गया? आर की तरफ। ये अल्फा है, ये आर है, तो 4 फिंगर रखा है ऐसे। देख अल्फा की तरफ लेके गया, थंब ओपन करो। देख थंब किस तरफ ओपन हुआ? किसी तरफ ओपन हुआ? वी के डायरेक्शन में। किसी तरफ? अभी रीजन समझ, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो कहने से तेरा वी भी तो बढ़ेगा। अरे वी इक्वल टू क्या होता है? अरे आर तो चेंज नहीं होता है, पर ये तो रिलेशन में है ना, तो वी भी बढ़ेगा। अच्छा वी बढ़ रहा है, इसका मतलब जिधर वी है उधर ही AT है। वापिस से ध्यान से सुन, अल्फा इधर कैसे मालूम पड़ा? अच्छा अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अच्छा अगर अल्फा पॉजिटिव है कहने से ओमेगा बढ़ना चाहिए। अच्छा ओमेगा बढ़ेगा तो वी बढ़ना चाहिए। अच्छा वी बढ़ेगा मतलब AT वी के साथ में आना चाहिए। वी किधर है? इधर। तो AT किधर है? इधर ही है। ये क्या है? ये क्या? ये R। ये क्या है? अल्फा। 4 फिंगर को अल्फा पे रख के R पे लेके गया, थंब किधर ओपन हो रहा है? इसके लिए देख AT का डायरेक्शन ओपन हो रहा है। यही तो है रूल। क्या है? 4 फिंगर को ये वेक्टर पे रखते हैं, R की तरफ लेके जाते हैं, जहां पे थंब ओपन होगा डायरेक्शन ऑफ क्या रहेगा? AT रहेगा। मैं क्लियर? समझा? थैंक यू। ये समझ के पढ़ यार सब। या तो कोई डाउट है? ये देख नेक्स्ट, अब तो एक जेई का मैं क्वेश्चन देता हूं, यहां पे देख। ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। कैसे है? क्लॉकवाइज है। अब स्पीड अप हो रहा है। क्या हो रहा है? स्पीड अप हो रहा है। पार्टिकल का स्पीड बढ़ रहा है, वी बढ़ रहा है। आपको डायरेक्शन अल्फा बताना है, डायरेक्शन AT बताना है। स्पीड अप हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है। बताओ सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? व्हाट इज सेंस ऑफ रोटेशन?
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे जा रहा है ना वो, ऐसे जा रहा है, तो मतलब ऐसा बनेगा तेरा V, स्पीड अप हो रहा है, तो कहने से 80 साथ में आएगा, तो 80, अभी ये क्लॉकवाइज है, देख मैं अभी तुमको ऐसे दिखा सकता हूं, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं, बस दिस इज क्लॉकवाइज, ये 80 है, क्योंकि तेरा स्पीड अप हो रहा है, तो ये V साथ में आने वाला है, V और 80 साथ में आएगा। अब चेक कर लेते हैं, क्लॉकवाइज है तो आपका थंब कहां पे गया सर, थंब नीचे गया, थंब किसका डायरेक्शन बता है, थीटा, और पर यहां पे V बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ रहा है मतलब अल्फा किधर आएगा, एनी क्वेरी, समझा, मैंने आपको सारा कंसेप्ट वाइज समझाया, आर क्रॉस अल्फा नहीं होता है, अल्फा क्रॉस आर, सर पहले आर लिखा बाद में अल्फा लिखा, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग होगा, देख कैसे, देख सपोज इधर तेरा क्या था, वी था ना, वी था मतलब 80 था, इधर आर था, इधर अल्फा था, देख अगर मैं गलती से आर को पहले लिखता हूं, आर पे रख के अल्फा की तरफ घुमाया, थंब किधर आया, थंब इधर गया, पर आना कहां पे गया था, तो अपोजिट हो गया, रॉन्ग हो गया ना वो, तो याद रखना व्हाट इज रिलेशन, 80 इक्वल टू आर अल्फा, कोई डाउट है यहां तक, एनी क्वेरी। अब देख मैं इसके ऊपर से देखो सीटी के क्वेश्चन दिखा दो, ये देख अगर मान ले आर का वैल्यू देके रखा है उसने ऐसा 2i कैप प्लस 3j कैप 4k कैप, और उसके अल्फा का वैल्यू देके रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 1k कैप, और मैं आपसे पूछ लेता हूँ फाइंड 80, तो सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी बोल सर, 80 इक्वल टू होता है अल्फा क्रॉस आर, और आपको ये ऐसे मॉड बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा i, यहाँ पे लिखना पड़ेगा j, यहाँ पे लिखना पड़ेगा k, यहाँ पे नंबर्स रख दो 2 3 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, इसको तुम सॉल्व कर लेना। अच्छा इसमें एक नोट और तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वेक्टर वापस से रिवाइज हो जाएगा, ये क्या था पहले अल्फा क्रॉस आर था ना, आपको पता है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है ना वेक्टर, वो दोनों से परपेंडिकुलर होता है, वो अल्फा से भी परपेंडिकुलर होगा और वो आपके आर से भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों से परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं यहां पे देखो अल्फा दे रहा हूं, और मैं देखो पूछता हूं फाइंड करके दे मेरे को x, अब बता कैसे सॉल्व करेगा सर, हम लोग को 11th में सिखाया था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट वैल्यू कितना होता है 0, तो इनके डॉट वैल्यू को निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर ले, कितना लगेगा 3x, इसको मल्टीप्लाई कर ले 16 हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर ले 16 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू माइनस 32x इक्वल टू 32/, तो जिस तरह से मैं 80 और अल्फा को सॉल्व कर सकता था, वैसे 80 और आर के ऊपर भी क्वेश्चन बना सकता हूँ। ये समझा क्या, कोई डाउट है तो एक बार उसको चीजों को समराइज कर लेते हैं, इधर देखिए जल्दी जल्दी बोलना, 80 का फॉर्मूला क्या है, अल्फा क्रॉस आर, अच्छा 80 परपेंडिकुलर रहेगा अल्फा के साथ, 80 परपेंडिकुलर रहेगा आर के साथ, मतलब 80 का डॉट वैल्यू अल्फा के साथ कितना आता है 0, और 80 का डॉट वैल्यू आर के साथ कितना आएगा 0, इसका रोल कितना है, इसका रोल क्या है, अरे रोल चेंज द डायरेक्शन, और इंपॉर्टेंस कितना है इसका, अरे हाँ ये सॉरी ये क्या चेंज करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस कितना है,
मतलब ये एक ही जैसा है, रहेगा तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। अच्छा, इसके बाद डायरेक्शन कैसे बनाने का इसका, अगर मेरे को डायरेक्शन बनाना है तो टेंजेंट टू कर्व, टेंजेंट टू, अगर अगर पिक्चर में 80 आ गया, v के साथ आ गया, मतलब पैरेलल आ गया, तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा, अल्फा क्या आएगा, पॉजिटिव, अल्फा ओमेगा और थीटा के साथ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका 80 एंटी पैरेलल हो गया v के साथ, तो यहां पे क्या होगा, स्पीड डिक्रीज, अभी स्पीड डिक्रीज होगा तो ओमेगा भी, अल्फा क्या देगा, नेगेटिव। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर 80 पिक्चर में है ही नहीं, अगर 80 पिक्चर में नहीं है, अल्फा पिक्चर में नहीं है, दैट मींस आपका v और आपका ओमेगा क्या रहेगा, अगर ये सब कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर। ये किसके लिए लिख के दिया मैंने तुम लोगों को, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये ध्यान में रखना। कांस्टेंट रहेगा, v कांस्टेंट, हाँ v इक्वल टू आर ओमेगा ना। डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं करता, डायरेक्शन तो इसके हाथ में ही नहीं है, डायरेक्शन तो किसके हाथ में है, एसी, वो तो चेंज होगा ही ना। ठीक है, ये देख, सर ये क्या है, v का डेरिवेटिव लेगा तो तेरे को कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसमें इतना ही, इससे ज्यादा कुछ है नहीं है, सब कुछ लिखा दिया मैंने, सब कुछ मतलब टोटल जो भी जिधर से भी जितने भी कंसेप्ट है सब पढ़ा दिया मैंने, देखो कोई डाउट है, क्लियर। एसी के बारे में बता जल्दी, एसी का रिलेशन क्या था, किधर गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं इसको, रोल क्या है, रोल मतलब इसका काम क्या है, चेंज द डायरेक्शन विदाउट डिस्टर्बिंग द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डिस्टर्ब 100% along radius towards center। एसी का फॉर्मूला क्या है, v ओमेगा स्क्वायर, सॉरी v ओमेगा r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। कोई डाउट नहीं है ना, इधर देख, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, नेट एक्सेलरेशन। अब ये नेट एक्सेलरेशन मैं तेरे को पढ़ाता हूं, देख, अगर मान ले सेंस ऑफ रोटेशन, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे, अभी के लिए फिलहाल समझ 80 इधर है, एसी तो इधर ही रहने वाला है, ये कभी चेंज नहीं होगा, इसका क्या होगा, ये एसी, अभी इन दोनों के बीच में से क्या पास होगा, ए नेट। अच्छा, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ये ए नेट कैसे निकाला सर, ए नेट आपने कैसे निकाला, एसी को और एटी का वेक्टर सम किया, क्या क्या आपने, वेक्टर सम। अब इनके बीच में क्या होता है सर, इनके बीच में हमेशा एक रिलेशन रहेगा, हमेशा AC ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या रहेगा, 80। तुम दोनों के बीच में एंगल कितना है, अभी तुमको वेक्टर आता है ना, अगर तुमको वेक्टर आता तो ये आना चाहिए, देखो ए नेट क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर प्लस 2 टाइम AC, 2 टाइम्स AC लिखा और यहाँ पे क्या लिखा 80। अब इनके बीच में एंगल कितना है, तो बचा क्या, बोल ए नेट का फॉर्मूला,
कोई डाउट है यहाँ तक? ये देख मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? ये कौन सा मोशन है? अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तभी तो इसमें 80 है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है सर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका 80 कितना होता है? तो मतलब ए नेट और AC क्या हो जाएगा? साथ में आ जाएगा। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जहां पे तुम्हारा AC होता है वहीं पे तुम्हारा क्या रहता है? अब एक क्वेश्चन सुन जो रीजनिंग में आता है, क्या आपका AC और आपका AT ऑलवेज सेम डायरेक्शन में रहेगा? अगर ये हुआ तो देख सेम नहीं है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका AC और A नेट सेम डायरेक्शन में, तो कंडीशन है ना भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला तभी कंडीशन पे है ना ये। अगर तो कंडीशन नहीं डालेगा तो हम लोग A नेट के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। नॉन यूनिफॉर्म में नहीं है AC के साथ में, AC इधर है AT इधर है, मतलब ये दोनों को फॉलो नहीं कर रहा है। पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका AC A नेट को फॉलो कर रहा है। तो आपको बताना क्या है, आपको कभी ऐसा क्वेश्चन है ना कि AC A नेट ऑलवेज सेम डायरेक्शन होता है? ऑलवेज नहीं, कंडीशन डालेगा ना तब होता है वो साथ में। तो क्या इसका आंसर है? में और क्लिक हुआ। ये देख, ये मेरे को एक बुक में कहीं पे लिखा हुआ मिला, मैं तेरे को बता दे रहा हूँ। ये देख, ये ध्यान में रखना। ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? ए नेट का। और AT का फॉर्मूला देख ले तू, देख किधर गया? फर्क है दोनों में, कुछ समझा? क्लियर है? कितने एक्सेलरेशन, ये अच्छी 3 एक्सेलरेशन पढ़ा है मैंने, कौन से? AC, AT, A नेट। अच्छा अभी मेरे को बता, ये सब तीनों के तीनों एक्सेलरेशन कैसे? लीनियर एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है? लीनियर। स्पीड उसका डायरेक्ट, उसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या था क्लियर? 2 मिनट पहले चेक करो तुम्हारे दिमाग ने इतना स्टोर किया कि नहीं। वापिस से बोल रहा हूं, तुम्हारे बुक में ये सब नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। रीजन इसका सिंपल है, अगर ये नहीं बताऊंगा इसके MCQ सॉल्व नहीं होंगे तुमसे। पर एक बार तुमको इसका समझ में आ गया ना कि इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो तुम इसके सम्स आराम से ब्रेक कर सकते हो। Am I clear? एनी क्वेरी? चलो ऐसा एक बार ले लेते हैं, बाय टाइम ले लेते हैं। AT का रूल, चेंज द मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड को कम ज्यादा करने वाला रूल है। अच्छा अगर साथ में रहेगा तो स्पीड अप हो जाएगा। स्पीड अप हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो जहां पे ओमेगा वहां पे अल्फा आ जाएगा, मतलब अल्फा इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। उठा रहे तो मैडम ये काम अच्छा करते हो, सोने वाला काम। हाँ, अगर स्पीड डाउन हुआ इसका मतलब क्या? स्पीड डाउन कब होगा सर? स्पीड डाउन कब होगा बताएं? जब वेलोसिटी के अगेंस्ट में 80, अल्फा नेगेटिव, ओमेगा कम होगा, डिक्रीज होगा, तो ओमेगा के डायरेक्शन में अल्फा नहीं आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मतलब क्लियर है? क्लियर हुआ? समझा? अब मैं तेरे को एक नोट बताऊंगा, नोट तेरे को लिखने का। एक बार ना, अब देख नीट के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, सीटी क्वेश्चन शफल हो रहे हैं, तो ऐसा बोल नहीं सकते कि किसमें क्या आएगा। एक बार क्वेश्चन ऐसा आता, देख ऐसा लिख के आया था, ऐसा कुछ तो था यार, ये ऐसा कुछ तो था। मैं इसको लिख देता, चलो एक काम करता, मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देता हूं, इसको मैं 37 डिग्री लिख देता हूं। मुझे सिर्फ चेक करना है क्या आप इसमें पता लगा सकते हो? नीट का एकदम अच्छा क्वेश्चन है, चेक करना कि अपन उसको ब्रेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो मेरे को इतना मालूम है, ये डायरेक्शन में कौन होता है? AC। ये डायरेक्शन में AC होता है, इतना मेरे को मालूम है। अच्छा ये डायरेक्शन में कौन होता है? AT होता है।
अब ये जो आपको दिया था ना, ये मतलब उसने क्या किया था, ये सिर्फ ऐसा लिख के दे दिया था कि योर एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ लिख के छोड़ दिया। तो फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया कि ये एक्सेलरेशन ना सेंटर की तरफ है, ये एक्सेलरेशन ना टेंजेंशियल है, इसका मतलब कौन सा एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है? अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं इनटू टू पार्ट्स, अगर मैंने इसको रिजॉल्व किया दो पार्ट में, तो इसका दो पार्ट ऐसा रहेगा, क्या रहेगा मैं 10 cos 37 जो आगे चल के AC बन जाएगा, और ये रहेगा 10 sin 37 जो आगे 80 बन जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब पहले चेक करो यार, ये एक्सेलरेशन ना सेंटर की तरफ जा रहा है ना टेंजेंट है, मतलब कौन सा एक्सेलरेशन था, नेट एक्सेलरेशन था। रिजॉल्व कर दो दो पार्ट में इसको, और सही क्वेश्चन था पूछ, हाँ नीट में आता है, AC पूछा था, क्या पूछा था, AC। है तो क्लियर हो गया? मतलब आपको सिर्फ चेक करना है कि एक्सेलरेशन कौन सा है, किसको क्या बोलते हैं। अच्छा एक चीज और बोलता हूं, अगर एग्जाम में पूछा कि फाइंड एक्सेलरेशन, क्या पूछा, तो आपको क्या सोचना है बताएं, नेट एक्सेलरेशन। मतलब आपको AC भी निकालना है, आपको AT भी निकालना है। यहां तक क्लियर है? आपको AC भी निकालना, और फिर आगे जाके मालूम पड़ा अरे ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल के रखा है, मतलब जो आप A नेट निकालने की कोशिश कर रहे थे वो AC के बराबर ही है। तो जब आप नोट लिखोगे ना, वहां पे लिखना, अगर वो सामने वाला एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मतलब हम लोग को A नेट के बारे में सोचना है, जिसमें AC और AT निकाल के फिर बाद में वो रूट में डाल के अपन निकालेंगे। अंडरस्टूड? समझा? क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? लिखना स्टार्ट करो। चलो नेक्स्ट टॉपिक। तो मैंने तुमको पूरा बेसिक सर्कुलर मोशन का बता दिया। अच्छा इसमें एक और बाकी है, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट के द्वारा फ्रीक्वेंसी। अब इधर देख, ये व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट, या नंबर ऑफ, यहाँ पे इवेंट क्या है, रिवॉल्यूशन ना, पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ऐसे समझते देख, अभी यहां पे मैं थीटा लिखता हूं, और यहां पे मैं लिखता हूं नंबर ऑफ एक सर्कल का राउंड किया तो कितना एंगल कवर होता है, 2 पाई 360 बराबर ना, 2 पाई। अभी सपोज तुम लोग n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन करते हो, चलो इधर देखो, एक सर्कल का राउंड मारा, मतलब एक रेवोल्यूशन किया, कितना एंगल कवर होगा, तो सपोज n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन किया तो कितना एंगल बनेगा मेरे को पता नहीं, मैं इस पे एक काम को थीटा लिखता हूं, n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पे कितना एंगल कवर किया, थीटा, क्रॉस कर। अब सपोज मैंने 2 राउंड मारा सर्कल का, तो कितना एंगल कवर होगा, 4 पाई, 3 मारा तो 6 पाई। अगर मैंने सिर्फ हाफ रेवोल्यूशन किया तो उसके अकॉर्डिंग ऊपर निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि 5 रेवोल्यूशन किया तो कितना एंगल कवर होगा, बोलेगा सर थीटा इक्वल टू 2 पाई n। ये ध्यान में रखना। अभी यहां से हम लोग अभी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, प्लीज ध्यान से सुना। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं देखो कुछ बेसिक बता दूं ताकि तू गलती ना करे। यहां पे देख, अभी तेरे को थोड़ा बहुत 11th का रिवाइज करवा दो। अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम में तो हम लोग को क्या चाहिए वहां पे, अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम में तो हम लोग कौन सा फोर्स अप्लाई करते थे वहां पे, सूडो फोर्स। याद है क्या, 2 टाइप के फ्रेम होते थे, एक एक्सेलरेटेड फ्रेम और एक सूडो फोर्स, मालूम है ना सब। तो वी रिक्वायर्ड व्हाट, सूडो फोर्स कंसेप्ट।
और अगर मेरा फ्रेम नॉन एक्सेलरेटेड है तो आप आराम से क्या अप्लाई कर दोगे? यहाँ पे ये सूडो फोर्स क्यों लगाते हैं? ये सब जानने जरूरी है। सूडो फोर्स क्यों लगाते हैं? मैं लिखता नहीं, तो बहुत ज्यादा लिखने हो जाएगा। मैं लिखता हूँ, डायरेक्टली ओरली डिस्कस करता हूँ। देख, सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वर है वो चेक करो किधर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस इधर खड़ा हुआ, बराबर, अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है, क्या हो रहा है? तो मैं कभी भी किसी पे भी डायरेक्ट न्यूटन्स का लॉ अप्लाई नहीं कर सकता, नहीं अप्लाई कर सकता। पर मेरे को करने क्या है? अप्लाई करना है उसके ऊपर न्यूटन्स लॉ। तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस पर सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और सूडो फोर्स अप्लाई करने के बाद आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। आपको सर ने इतना बता देगा, बराबर। पर अगर तुम्हारा फ्रेम, जिस फ्रेम पे मैं खड़ा हुआ, अगर वो फ्रेम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट किसी पे भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो। मतलब वहां पे मेरे को सूडो फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या है, क्या सूडो फोर्स? सर, डिपेंडिंग ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप कहां से देख रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो तो आपको पहले सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, देन आप अप्लाई कर सकते हो न्यूटन्स का लॉ। अगर मैं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में खड़ा हूं, तो मैं डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं। बेसिक बता रहा हूं तो ध्यान से सुनते जाओ। एग्जैक्टली इधर भी यही। अगर आपने सर्कुलर मोशन में सेंटर से ऑब्जर्वेशन किया तो आपको सूडो फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। सूडो फोर्स यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल को बोलते हैं सूडो फोर्स, बराबर। पर अगर आप समझो किसी ऑब्जेक्ट पे जाके बैठ गए, मतलब सर्कल में वो ऑब्जेक्ट घूमते रहता है सरकमफरेंस पे, अगर आपने वहां से ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश की, यू रिक्वायर्ड सूडो फोर्स। क्यों चाहिए सूडो फोर्स? बिकॉज जब तू सूडो फोर्स लगाएगा तभी तू क्या अप्लाई कर सकता है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मतलब मैं तेरे को यहां से कोई भी एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, कोई भी एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, सबसे पहला तेरा क्वेश्चन क्या रहेगा? ऑब्जर्वर किधर है? मैंने बोला ऑब्जर्वर सेंटर पे, तो सूडो फोर्स नीचे डायरेक्ट अप्लाई करो। पर मैंने बोला कि वो ऑब्जेक्ट पे बैठा हुआ है, जो ऐसे सर्कल में घूम रहा है ना, ऑब्जेक्ट पे बैठा हुआ है, सर आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? सूडो फोर्स। देन ओनली आप क्या कर सकते हो? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो। सूडो फोर्स क्या होता है? अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पर रहेगा? टुवर्ड्स सेंटर। तो आप ध्यान में रखना है सब, ये सब पॉइंट्स है जो आपने 11th में पढ़ रखा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे याद रख, क्या लिखा मैंने यहां पे? ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बराबर है ना स्पेलिंग? ऑब्जर्वर किधर है? एक मिनट इधर देख, आपका ऑब्जर्वर किधर है? कौन से फ्रेम में? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में, बराबर ना? डायरेक्शन क्या रहेगा? किधर रहेगा? टुवर्ड्स सेंटर। मतलब ऐसा देख, ये रहा तेरा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये रहा सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर। ये सब सेंट्रीपिटल फोर्स है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पर कौन सा एक्सेलरेशन? ये तो अभी लिखा था सर अपन ने। एक तो ये था फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला था mv स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला था ना। मतलब ऑब्जर्वर किधर है? सेंटर पे। तो सेंटर पे तो आप ये यूज करोगे सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर आपका ऑब्जर्वर मतलब सेंटर पे बैठा हुआ है, ठीक है। अगर आपका ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम में?
मतलब इनडायरेक्टली कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। डायरेक्शन क्या रहेगा, अवे फ्रॉम सेंटर। ये कैसे, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये सेंटर है, तो सूडो फोर्स ऐसा लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसके फॉर्मूला में ज़्यादा फर्क नहीं, वही सेम फॉर्मूला है, एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वी ओमेगा एम वी स्क्वायर बाय आर। कोई डाउट है तो आगे के एप्लीकेशन में आपका पहला क्वेश्चन मेरे से क्या रहेगा, मतलब आप मेरे से क्या पूछोगे, ऑब्जर्वर किधर है, बोलूंगा ऑब्जर्वर सेंटर पे, तो ठीक है सर सेंट्रीपिटल फोर्स आपको निकाल सकते हैं, पर बोला नहीं नहीं ऑब्जर्वर को अपने को कहाँ बिठाना है, ऑब्जेक्ट पे बिठाना है जो सर्कल में घूम रहा है। आपको क्या लेना है सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, देन ओनली हम न्यूटन के लॉ अप्लाई कर सकते हैं। डाउट, तो ये एक बेसिक तो ये आपने सीख लिया यहाँ पे। सेकंड, अच्छा कांटेक्ट फोर्स सुना आपने कभी, कांटेक्ट फोर्स, चलो बताओ कौन से कांटेक्ट फोर्स सुना आपने, आपने फ्रिक्शन सुना रहेगा, ओके, और नॉर्मल रिएक्शन, वेरी गुड, नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट, और टेंशन इन द स्ट्रिंग। अभी के लिए फिलहाल ये लिखते हैं, स्प्रिंग फोर्स भी होता है बट मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है, स्प्रिंग फोर्स भी लेते हैं पर अभी फिलहाल के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मैं तेरे को एक बात सिंपल बोलता हूँ, फ्रिक्शन के लिए सरफेस शुड बी रफ, रफ सरफेस होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन के लिए सिंपल, अगर तुमको कभी लगा ना किसी भी दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट है, देख ये बॉडी, ये बॉक्स और ये सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, तो आपको बोलना है सर परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो याद रखना नॉर्मल रिएक्शन के लिए आपके दो बॉडीज कैसे होने चाहिए, कांटेक्ट में होने चाहिए, कांटेक्ट में दिखा मतलब नॉर्मल रिएक्शन। टेंशन के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, स्ट्रिंग, क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। ये देख सपोज ऐसा एक स्ट्रिंग है, क्या करने का पता है, स्ट्रिंग के ऊपर दो पॉइंट बनाने का, ऐसे बनाया दो पॉइंट, ये पॉइंट को पूछो स्ट्रिंग नीचे के ऊपर है, अभी नीचे किधर दिख रहा है, तुम लोग कैसे पागल हो गए, नीचे किधर दिख रहा है यार, स्ट्रिंग नीचे दिख रहा है क्या, ऊपर बोला ना तो ऊपर बनाने का ऐसा टेंशन। अभी इस पॉइंट को पूछ स्ट्रिंग ऊपर है कि स्ट्रिंग नीचे है, ठीक है, ऐसे टेंशन ड्रॉ कर देने का। स्प्रिंग तो फिलहाल नहीं पढ़ने वाले भी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा तुम्हारा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें से नॉन कॉन्टैक्ट में से तुम एक ही याद रखो, ऐसे ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको मैं यहां पे वेट बोल देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी होता है बट अभी और सब अपने को नहीं देखने के। तो वेट इक्वल टू क्या रहेगा, mg, डायरेक्शन बोल इसका, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेट, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेट, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द, अरे क्या लिखा है पे, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये समझा, वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं बोलने का, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बोलने का। तो कभी तो को वेट बनाने बोला तो ऐसा बनाने का, ऐसे नहीं बनाने का, ये वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक। अच्छा नॉर्मल कैसे समझेगा, मैं तुमको बोलूंगा मेरे को एफबीडी बनाने का, बोलने का सर देखो सबसे पहले क्या बॉडी किसी को टच कर रहा है क्या, किधर भी टच हो रहा है क्या, नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैंने बोला सरफेस रफ है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसे बनाने का होता है, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जाएगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन। बस एक बात तुम याद रखना फ्रिक्शन में, टेंजेंट टू सरफेस, सरफेस से टेंजेंट होगा। जैसे अगर सपोज ये फ्रिक्शन है,
अगर मान ले तेरा ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है, तो पहले तो सरफेस देख, सरफेस किधर है, ये रहा ना, तो ये रहा तेरा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं फ्रिक्शन अभी डिटेल में नहीं बताना, फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये लिखने का, म्यू एस इनटू एन, म्यू एस इनटू एन। फ्रिक्शन आने के लिए सरफेस शुड बी रफ, क्लियर रहेगा। अच्छा अगर मैं बोलूंगा ना, ये देख ये बॉडी इस सरफेस के कांटेक्ट में, सर नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, मैं बोलूंगा इसके पास मास है, सर वेट आएगा पीछे में, ये आपका आंसर देना है, ठीक है। ज़्यादा क्लियर हो गया, समझा, कुछ डाउट है? तो ये अभी तक मैं आपको वो सब चीज़ें सिखा रहा हूँ जिससे मेरा डेरिवेशन एकदम इजी हो जाएगा, एकदम इजी। मैं डेरिवेशन ऐसे स्टार्ट करूंगा, ऑब्जर्वर बोलने का सेंटर पे, तो सेंटर पे मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं चाहिए। मैं बोलूंगा नहीं नहीं, अपन एक काम करते, अपन ऑब्जेक्ट पे बिठा देते। सर दोनों में से कोई भी क्या चलेगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल से सेंट्रीपिटल से, दोनों से आंसर राइट आता है। अगर तूने ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट पे बिठा दिया तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर, बाद में बात करेंगे आगे का, बराबर। ये बात तो क्लियर होगी। अपन पहले पूछेंगे कि ऑब्जर्वर किधर है। सेकंड क्वेश्चन, सर एफबीडी किसका बनाने का है, बोलूंगा ये ऑब्जेक्ट का बनाने का, चेक करने का ऑब्जेक्ट का वहां से मतलब वेट रहेगा। फिर पूछने का सर ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पे कनेक्ट है वहां पे नॉर्मल बनेगा, अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन बनेगा, स्ट्रिंग है तो टेंशन आएगी। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। ये अगर तुम लोग ये सब आंसर दे दोगे ना मेरे को, तो मेरा काम इजी हो जाएगा। ये देखो नेक्स्ट, तीसरा बेसिक जो तुमको आना चाहिए, फोर्स टुवर्ड्स सेंटर माइनस फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r एम आर ओमेगा स्क्वायर एम बी ओमेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स टुवर्ड्स सेंटर माइनस फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर। जो फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है माइनस जो फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर है। अभी यहां पे देखो स्टेप्स क्या है, ऑब्जर्वर या तो यूनिफॉर्म कौन से सेंटर पे होगा या किधर होगा, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो वी रिक्वायर्ड व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर सेंटर पे क्या चाहिए अपने को, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद क्या बनाना है, एफबीडी। फिर बाद में एफबीडी बनाए ना, एफबीडी के बाद तेरे को सोचना है इतना मोर देन इनफ है। फिर बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपके सारे डेरिवेशन खत्म हो जाएंगे। जितने भी मैं आपको डेरिवेशन आके पढ़ाने वाला हूँ, डेरिवेशन सबके सब इसके ऊपर बेस्ड है। ऑब्जर्वर, एफबीडी, तीसरा फोर्स टुवर्ड्स माइनस फोर्स अवे इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला। एनी क्वेरी? चलो लिख लो ये, चलिए लिखो। कहाँ से लिखना है, और थोड़ा फास्ट लिखो, एकदम स्लो लिखता है, इतना थोड़ा कॉपी करने में आगे रहने का। कभी भी एग्जाम में कॉपी करने मिल सकता है। एप्लीकेशन नंबर 1, कार मूविंग अलोंग कर्व हॉरिजॉन्टल रोड।
अब यहाँ पे देखो, पहले इसका बेसिक मतलब समझो, क्योंकि एक बार क्लिक हो गया तो फिर ये बहुत इजी रहेगा तुम्हारे लिए। यहाँ पे देख अगर तुम्हारा रोड स्ट्रेट रहेगा ना तो कोई डर ही नहीं है, कितना भी स्पीड बढ़ाओ कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब आता है, जब रोड टर्न लेता है, ऐसे स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है और कर्व्ड रोड है, तो वो टाइम में हम लोग स्पीड फास्ट रखते हैं कि स्लो रखते हैं? क्यों? पता है ना, फास्ट रखा तो फिर हम लोग नहीं रहेंगे, बराबर। तो आपको ना आपका स्पीड कम करना पड़ता है। अब कितना कम करना पड़ता है डिपेंडिंग, वहां पे उन लोग पहले से बता देते हैं कि आपका मिनिमम, आपका मैक्सिमम स्पीड 25 होना चाहिए। एक वर्ड यूज करते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मतलब मेरा मैक्सिमम स्पीड 25 होना चाहिए, उससे कम हुआ चलेगा, ज्यादा नहीं चाहिए। मिनिमम मतलब होता है उतना या उतने से ज्यादा, तो मिनिमम मैक्सिमम फर्क होता है। तो जब भी तुम्हारा रोड ऐसा टर्न लेता है ना, तो वहां पे पहले लोग बता देते हैं कि आपका मैक्सिमम स्पीड इतना होना चाहिए। मेरे को भी एग्जैक्टली इधर वही करना है, मुझे मेरा मैक्सिमम स्पीड कितना रखना है, क्या रखना है, और वो कैसे कैलकुलेट होता है वो भी चेक करना है। अब देख, पहले मैं देखो यहाँ पे पहले तेरे को समझा देता हूँ, फिर बाद में देखो इसको वीडियो से समझाऊंगा कि कैसे अपन जो बात करें एग्जैक्टली कैसे यहाँ पे प्रूफ होगा। ये देख, ये कर्व रोड है। अब हर कर्व का सेंटर होगा, ये तेरा सेंटर है। अब तू पहले कार का ये वाला पार्ट समझ ले, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा। फिर ये देख, चेक कर, टायर और रोड के बीच में कांटेक्ट है, यस और नो? तब तो तेरे को फटक से क्लिक होना चाहिए सर। नॉर्मल कांटेक्ट है ना, मास है तो ऑब्वियसली बात क्या रहेगा, ठीक है, मास ऑफ कार, मास ऑफ कार। चलो, ये तो अब यहां पे मेरे को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैंने तेरे को ड्रॉ करके दिखा दिया। नॉर्मल ऊपर, mg नीचे। कितने स्पीड से मूव कर रहा है अभी फिलहाल ये v। मुझे मैक्सिमम स्पीड रखना है ताकि ये मैक्सिमम स्पीड पे आराम से मूव कर ले। मिनिमम नहीं, मिनिमम मतलब होता है उतना, उतने से ज्यादा नहीं रखना है। मैक्सिमम मतलब होता है जो उससे मेंशन किया ना, उससे भी मुझे कम स्पीड रखना है ताकि मैं सेफ टर्न ले पाऊं यहाँ पे। अब देख, मेरे को एक बात बता, शायद से तूने कभी ना कभी ऐसा देखा भी रहेगा, समझा भी रहेगा, जब भी तुम लोग हाई स्पीड से आते हो ना, फास्ट मतलब ज्यादा स्पीड से आते हो ना, जब तुम टर्न लेते हो ना, तो तुम्हारा ये वाला पोर्शन थोड़ा ऐसा होता है, टिल्ट होता है ऐसे। जब तुम टर्न लोगे ना हाई स्पीड से, तो तुम्हारा ये वाला पोर्शन नहीं, ये वाला पोर्शन थोड़ा इधर चले जाता है। अरे ऐसा नो, अब थोड़ा सोचने की कोशिश करना है। यहाँ पे देख, जब तुम्हारा ये वाला पोर्शन यहाँ पे आता है ना, इसका मतलब आपका टायर यहां की तरफ मूव कर रहे हैं, जिधर आप मूव कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में क्या लगता है, फ्रिक्शन। तो मतलब फ्रिक्शन यहां पे लगता है, तो फ्रिक्शन किधर है सर? फ्रिक्शन जहां पे आपका कार मूव कर रहा है ना, उसके अगेंस्ट में आता है। जब भी आप टर्न लेते हो ना, जब आप टर्न लेते हो उसकी बात कर रहा हूं मैं। जब आप टर्न लेते हो तो कार का कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन ऐसा होता है, तो इसका मतलब जिधर आपका मोशन हो रहा है उसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन इधर आएगा। ज्यादा क्लियर है कि नहीं? अब बताओ, फ्रिक्शन किधर जा रहा है? सेंटर की तरफ। ये रहा तेरा ऑब्जर्वर, मतलब मेरे को सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। ये रहा मेरा ऑब्जर्वर, ये रहा फ्रिक्शन, ये रहा फ्रिक्शन। कोई डाउट है यहां तक? यहां तक कोई डाउट है? चेक करो, क्लियर है? सपोज इधर तेरा डिवाइडर है, एक काम करते, देखो यहां से मैं फील कर दो, कार के अंदर तू बैठ जा पहले। ये देख, ऑब्जर्वर किधर है? ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर किधर है सर? कार के अंदर है। कार के अंदर मतलब मेरे को यहां पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये तेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तेरे कार को इस डिवाइडर से क्या करवाएगा? कोलाइड करवाएगा। और मेरे को बचने गए, तो मेरे को बचना है ना यहाँ पे, तो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
समझा नहीं? देखो मार कौन रहा है इसमें? ये हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो कभी भी बचाएगा नहीं, मारेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन किसके? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है सर? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। फ्रिक्शन क्या है सर? फ्रिक्शन है म्यू एस इंटू नॉर्मल। अभी नॉर्मल क्या है सर? नॉर्मल तो mg है। नॉर्मल क्या है? रख दे mg, mv²/r कैंसल, वहां पे फेंक दे। गलत कैंसिल किया ना? एक मिनट। तो क्या आएगा अगर मैं क्रॉस करेगा तो? म्यू एस आर जी, इट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। ये तेरे को मालूम है कि इसका मतलब क्या है? v का वैल्यू कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? तो v का मैक्सिमम वैल्यू यहीं तक पहुंच सकता है। चलो ये डाल दे सब। व्हाट इज म्यू एस? ये क्या है? क्या है ये? कोएफिशिएंट ऑफ अब देख मैं तेरे को एक को तरीके से समझा दो। ऑब्जर्वर किधर है? ऑब्जर्वर कार में। जब तुम्हारा कार ऐसा टर्न लेता है ना तो तुमको ऐसा फील होता है कि कार ने यहां पे टर्न लिया पर हमारा बॉडी यहां की तरफ मूव करता है। मतलब इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर तेरे को ऐसा फील हो रहा है ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तेरे को वहां पे लेके जा रहा है, कार का डायरेक्शन वहां पे जा रहा है, ऐसे तेरे को फील हो रहा है ना, तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? तेरे मोशन के अगेंस्ट लगेगा, तो फ्रिक्शन यहां पे लग जाएगा। फ्रिक्शन क्या है? व्हाट इज फ्रिक्शन? इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो वहां की तरफ जा रहा है तो कार पे फ्रिक्शन यहां की तरफ लगेगा। अब बता, फ्रिक्शन बचाने वाला फोर्स है। जो सेंटर की तरफ रहेगा वो हमेशा बचाएगा अपने को, और जो सेंटर से अवे हमेशा मारने वाला फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ग्रेटर होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स। कोई डाउट है? ये जो अपने जो सिनेरियो सॉल्व किया, कब सॉल्व किया? जब आप टर्न लेते हो उस मोमेंट पे, जब आपका टर्निंग होता है ना, उस टाइम पे तुम्हारे कार पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड लगता है। और अगर तुमने कभी देखा रहेगा, अगर तुम हाई स्पीड से आओगे ना, एकदम हाई स्पीड से, तो ये v बढ़ जाता है, और v बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो इसके लिए तुम्हारा कार यहाँ पे डिवाइडर से कोलाइड होता है। इसके लिए बोलते हैं कि हाई स्पीड से नहीं जाना चाहिए। रीजन, हाई स्पीड से होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम्हारे बॉडी पे ज्यादा लगेगा अवे, और जब तुम्हारे बॉडी पे ज्यादा लगेगा तो तुम्हारा बॉडी या तुम्हारा कार इस डिवाइडर से कोलाइड हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? कोई पूछना है? अब पहला क्वेश्चन, इसमें अपने को सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स दिख रहा है? तो बचाने वाला फोर्स कौन सा है? अच्छा, किसके अगेंस्ट बचा रहा है अपने को? अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों है? रीजन क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाया क्यों? बिकॉज ऑब्जर्वर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में, तो फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, तो फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे रखा मैंने और कट के मेरा आंसर आएगा। ये आपके बोर्ड में 3 मार्क के डेरिवेशन लाता है। कितने मार्क लाता है? 3 मार्क्स। एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? वो प्ले करना यूट्यूब से। कहाँ पे था उसका? अच्छा हाँ, क्या स्टेटमेंट? क्या स्टेटमेंट क्या मैं? हाँ, कार मूविंग अलोंग कर्व रोड।
कहाँ पे गया? ए, एक मिनट, एक मिनट। Banking of road 01. Objective: to understand the role of friction at circular turnings and back roads. Maximum allowed speed while taking a turn. When the car takes a turn, each curvilinear section of the turn can be approximated to be an arc of a circle with a certain radius. A centripetal force must act towards the center of the arc to enable the vehicle to move along it. This centripetal force is provided by the static friction of the surface the car is moving on. The normal force N balances the weight of the car mg. If the coefficient of static friction is mu, the maximum frictional force which can act towards the center of the arc is mu mg. While making a turn, if the velocity of the car is v and radius of the arc is r, the centripetal force acting on it will be equal to mv square by r. For the car to make a safe turn, the required centripetal force should be within the limit of static friction, which implies that the velocity of the car should be such that it satisfies the relation mv square by r is less than or equal to mu mg. In other words, v should be less than or equal to the limiting value root over mu rg. If the car moves with a velocity greater than the limiting value, it skids away from the center. Banking of roads. We cannot always rely on friction as it depends on external factors such as rain or frost, which significantly decreases the value of static friction. एक मिनट, तुमको कुछ समझा क्या? To avoid skidding of vehicles. मतलब एक बात तो, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन कहाँ से किया था? कार के अंदर से किया था, वो सेंटर से कर रहा है, इसके लिए उसने किया है। तो जो तुम लोगों ने डेरिवेशन लिखा वैसा आप लिख सकते हो। अच्छा, इस पे एक बात बता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अपने को बचा कौन रहा है? और फ्रिक्शन का एक प्रॉब्लम है। अब नॉर्मल डेज पे चल जाएगा, पर जब रेनी सीजन रहेगा तो क्या होगा? अब टायर और रोड के बीच में कौन आ गया? मतलब अभी तुम्हारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहा, मतलब उनके बीच में कोई तो है। अब वाटर से फ्रिक्शन उतना स्ट्रॉन्ग जनरेट नहीं हो सकता। अब सोच, अभी तरफ बचाने वाला जो इंसान है ना, फ्रिक्शन, अब यहाँ पे वो वीक हो गया, तो सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे डोमिनेंट हो जाएगा। इसके लिए देखा वहां पे, मतलब अगर आपने नॉर्मल स्पीड में भी टर्न मारा ना, तो कभी मान लो कार स्किड हो जाता है, ये फ्रिक्शन नहीं बैठता उतना। अब प्रॉब्लम क्या है? अभी ये रोड पे मैं टर्न कैसे लूं? फ्रिक्शन तो रहा नहीं। अब करते क्या पता है लोग? रोड कैसे बनाते हैं? तुम लोग कभी देखना, बुक देना, अभी तक रोड ऐसा था ना, ऐसे सिर्फ कर्व किया। उन लोग क्या करते थे? वो लोग बोलते फ्रिक्शन पे भरोसा नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है फ्रिक्शन के साथ। उन लोग क्या करते हैं? रोड को थोड़ा टिल्ट कर देते हैं। हाँ, अब क्यों टिल्ट किया? मतलब मेरे को एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो हमेशा कहाँ की तरफ रहे? सेंटर की तरफ रहे, क्योंकि जो सेंटर की तरफ रहेगा वो बचाएगा मेरे को। अब फ्रिक्शन अब नहीं है, रेनी सीजन में सिर्फ फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर मैं रोड को बेंड करके रखता हूँ, तो जब मैं रोड को बेंड करता हूँ ना, तो मैं जब तुमको डेरिवेशन करूंगा तुमको दिखेगा, रोड को अगर मैं बेंड करूंगा ना, तो एक फैक्टर हमेशा कहाँ की तरफ रहेगा? सेंटर। फ्रिक्शन रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो ठीक, एक इंसान हमेशा हमको बचाएगा। तो हम लोग को रोड को बैंक क्यों करना पड़ा? ऐसे रोड क्यों नहीं चाहिए था? बोलेगा सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल के अगेंस्ट कौन काम कर रहे हैं? फ्रिक्शन। पर कब तक?
नॉर्मल डेज में। रेनी सीजन के टाइम में क्या होगा? फ्रिक्शन गया ना, फ्रिक्शन आ गया ना, फ्रिक्शन पिक्चर में है ही नहीं ना अभी, तो बचाएगा कौन? सेंटर की तरफ कोई फोर्स ही नहीं है, बचाने वाला कोई है ही नहीं, तो आपका चांसेस सेफ्टी का बहुत कम हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, रोड को थोड़ा बेंड कर देते हैं, ऐसे कर्व, ऐसे देखो, पहले ऐसे था ना, थोड़ा सा ऐसा इसको बैंक करते, बैंक मतलब थोड़ा सा इसको इंक्लाइन कर देते हैं। और जब तू इसको इंक्लाइन करेगा ना, और जब मैं एफबीडी ड्रॉ करूंगा, तो देखो मालूम पड़ेगा कि एक फैक्टर हमेशा कहां की तरफ है? सेंटर की तरफ। तो अब मैं फ्रिक्शन पर डिपेंड ही नहीं हूं, रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो भी ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रोड को बैंक करते हैं। कब तुम चेक करना, कभी तुम ट्रैवल करते हो ना, जहाँ पे टर्न होता है ना, तो वहाँ पे आपको रोड ऐसे दिखेगा, मतलब ऐसे टाइप का दिखेगा, ऐसा ऐसे नहीं रहेगा रोड, रोड थोड़ा ऐसा रहेगा। कभी ट्राई करना, अभी समझो ड्राइव कर रहे हो तुमको मालूम पड़ेगा, रोड ऐसा दिखता है, मतलब ऐसा दिखता है, कर्व दिखता है, कर्व ऐसा, ये वाला साइड थोड़ा अपर साइड दिखता है, ये वाला साइड थोड़ा, रीजन बैंकिंग ऑफ रोड। ये देख, ये देख, इतना नहीं रहता है, इतना नहीं रहता है। ये याद क्लियर है, याद क्लियर है। अब मैं यहाँ पे ना तुमको कुछ पहले बता देता हूँ। देख, अगर मैं इसको यहाँ से दिख रहा हूँ ना, तो ये मेरे को ना यहाँ से देखूंगा ना, मेरे को ये ऐसा दिखेगा। देख, ये फ्रंट व्यू है ना, जब मैं फ्रंट व्यू से देखूंगा ना, तो कार का मेरे को इतना ही सेक्शन दिखने वाला है उधर। क्लिक हुआ क्या तेरे को? कितना सेक्शन दिखेगा? इतना ही सेक्शन दिखेगा। एक मिनट, थैंक यू। ये तो देख, ये प्रॉब्लम क्या है, मतलब वो जो टॉपिक अपन सीख रहे थे, इस पे प्रॉब्लम समझा क्या? यहाँ पे देख क्या लिखा है इधर, रोड कैसा है, पर हॉरिजॉन्टल है, वो ऐसे, वो बाद में इसको क्या करेंगे, थोड़ा टिल्ट करेंगे रोड को। इसका रीजन क्या है? फ्रिक्शन इज नॉट रिलायबल है। क्या ट्रस्टेबल है क्या अपने में? ये देख, अब इसमें 2 केस, इसमें 3 केस है टोटल। जब आप इसको लिखोगे ना, तो वहां पे आप नोट में क्या लिखोगे? सीपीएफ किसने दिया? सीपीएफ, सीपीएफ मतलब सेंटर की तरफ कौन है, मतलब इसमें सीपीएफ कौन दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? सॉरी, सेंटर की तरफ कौन है? तो इसमें सीपीएफ कौन देगा? फ्रिक्शन। पॉइंट नंबर 1, सीपीएफ इक्वल टू फ्रिक्शन। इसके वेट को किसने बैलेंस किया था? नॉर्मल। और सेफ स्पीड कितना है? म्यू एस आर जी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, रेडियस मतलब कर्वेचर जो भी है, और ये जी। तो 3 पॉइंट वहां पे लिखना है। कौन से पॉइंट लिखना है? फर्स्ट सीपीएफ एन इक्वल टू एम जी, थर्ड क्या है? सेफ स्पीड क्या है? रूट ऑफ म्यू एस आर जी। ये 3 पॉइंट वहां पे होना चाहिए। इसके ऊपर तुम्हारे सीटी के अगर कोई क्वेश्चंस आए रहेंगे ना, तो 3 क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब 3 स्टेप पे आते हैं। क्या तक क्लियर हो गया? अभी मेरे को ना यहाँ पे क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक क्या मेरे लिए? बैंकिंग ऑफ रोड। रीजन क्यों पढ़ने वाले अपने लिए? फ्रिक्शन पे भरोसा नहीं अपने को, बराबर। इसमें पहला केस क्या है? विदाउट फ्रिक्शन, प्लीज। नेक्स्ट क्या है? विथ फ्रिक्शन। इसमें 2 पार्ट आएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ये अभी देख, जब भी तुमको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, आपको याद क्या रखना है? आपका जो एमसीक्यू है सीटी का क्वेश्चन क्या पूछेगा मालूम है? एमजी को बैलेंस किसने किया? सब नहीं, सीपीएफ किसने दिया? सीपीएफ। अरे इसमें नहीं आएगा फ्रिक्शन, इसमें एक तीसरा देख, वी का फॉर्मूला क्या है? ये टॉपिक अलग है।
ये 3 क्वेश्चन आपको मेरे से हमेशा पूछना है। सर ये टॉपिक पढ़ा है सर, इसमें 3 पॉइंट बताओ जो एग्जाम में आता है और डायरेक्ट एग्जाम में वैसे ही आता है। एमजी किसने बैलेंस किया, सीपीएफ किसने दिया, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये देख, अभी देखते हैं तुम लोग इसको कितना डील कर पाते हो। ये देख, ये क्या है, क्या लिख रहे हैं हम लोग, बैंकिंग ऑफ, और ये क्या है, फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन, क्या है, ध्यान देना भी, मैं तुमको जो बताने वाला हूं। ये क्या बना मैंने, इस सरफेस से नॉर्मल, ये देख, ये नॉर्मल है बराबर, कुछ डाउट यहाँ तक। तुम लोग को 11th में ऐसा इंक्लाइन सरफेस सिखाया रहेगा ना, ये तेरा थीटा है, ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, क्या है तुम्हारा, एंगल ऑफ बैंकिंग। अब देख ध्यान से देख, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये कार कहीं पे टच हो रहा है, हाँ सर रोड पे टच हो रहा है। सबसे पहले क्या बना, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अभी वेट, फ्रिक्शन है क्या यहाँ पे, नहीं है, वेट आ गया, फ्रिक्शन है यहाँ पे, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। तो अभी क्या करना है यहाँ पे, देखो प्लीज, मेरा पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या कार कहीं पे टच हो रहा है, हाँ सर नॉर्मल आ गया, मास है, वेट आ गया, फ्रिक्शन ये तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं करना है। अब देख ये थीटा, ये 90, ये देख 90 थीटा, ये तुमको मालूम होना चाहिए भी कितना होता है, 90 होता है। वापिस से ये क्या है, ये क्या है, तो ये क्या देगा 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा, तो कितना जाएगा थीटा, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। वापिस से बता दो, थीटा ये कितना, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये कितना जाएगा, तो वर्टिकल अपवर्ड एंगल। अब इसमें ये थीटा का इधर से है, तुमको समझा क्या, अब मैं आगे तुमको नहीं बताऊंगा थीटा कहां से लिख रहा हूं, मैं हर बार मैं यहाँ पे थीटा लिखने वाला हूं। अब क्या कर, इस नॉर्मल के 2 टुकड़े कर दे, तो क्या आएगा इधर, n cos थीटा n sin थीटा। अच्छा अब एक बात बता मेरे को, ये जो कर्व है ना, कर्व, इस कर्व का सेंटर किधर रहेगा, इधर किधर रहेगा, यहाँ पे कहीं पे रहेगा ना। अब एक कर्व जिधर है उधर ही आप सेंटर देखोगे ना, वो साइड तो सेंटर रहेगा, इधर सेंटर रहेगा क्या, कर्व किधर है, जिधर कर्व रहेगा उधर सेंटर रहेगा। अब चेक कर, कुछ डाउट है जहां तक, जिसको ये समझ गया डेरिवेशन खत्म हो गई। देख मेरा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेंटर की तरफ कौन है, सेंटर की तरफ n sin थीटा, सेंटर से दूर कोई है क्या, सेंटर की तरफ n sin थीटा, सेंटर से अवे कोई है क्या, सेंटर से अवे, सेंटर से टुवर्ड्स है ना, तो n sin थीटा, याद है मैंने तुमको लिखवाया था ऐसा,
force towards center minus force